मैं गहरी नींद से जागी तो मेरी याददाश्त खो चुकी थी। थोड़ी देर बाद उस घर का मालिक मेरे पास आया और मुझे कहा कि मैं तुम्हारा पति हूँ। मैंने कहा मैं सिर्फ 17 साल की हूँ और तुम इतने हट्टे कट्टे जवान हो, तुम मेरे पति नहीं हो सकते हो। परंतु वह नहीं माना और मुझसे कहने लगा कि मैं तुम्हारे बिना तड़प रहा हूँ, बस एक बार मुझे अपनी भूख मिटा लेने दो। और फिर वह बेदर्दी के साथ मुझे पटककर मेरे जिस्म को चूमने लगा। और फिर जैसे ही उसके हाथ मेरे, मुझे नहीं पता था कि मेरा नाम क्या है और मैं कौन हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं काफी याद करने की कोशिश कर रही थी और अपने दिमाग पर बहुत ही जोर दे रही थी। इधर उधर देख रही थी, अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर मैं कौन हूँ। मेरी यादों में एक ऐसा धुंधलापन था जिसे कि मुझे साफ साफ कुछ भी नजर नहीं आता था। परंतु जहां तक मुझे याद है, उस आधी अधूरी यादों के बारे में, उस जगह पे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। चिड़ियों की चहचहाहट थी तो झरनों के कलकल बहता पानी था। चारों तरफ रंग बिरंगी फूल खिली हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो वो एक सतरंगी गांव हो, और एक ऐसा गांव जो बहुत ही खूबसूरत था। और अब मेरा सपना टूट चुका था और मैं सोचने लगी, आखिर मैं कौन हूँ और कहाँ पर हूँ। मैं तुरंत उठकर बाथरूम गई और अपने चेहरे को अच्छी तरीके से धोने लगी और बार बार अपने चेहरे पर पानी डालने लगी। मैं इसलिए ऐसा कर रही थी शायद मुझे याद आ जाए कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। परंतु हैरत की बात तो यह थी, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मैं अपना अतीत पूरी तरह से भूल चुकी थी। मैंने कितना अपने दिमाग पर जोर दिया, परंतु मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। आखिर मेरी याददाश्त कैसे चली गई और मैं इस वीरान जगह पर कैसे आ गई। अगर मेरे साथ कोई एक्सीडेंट हुआ होता या फिर कोई हादसा हुआ होता तो मैं अभी हॉस्पिटल में होती, परंतु मैं तो अच्छी खासी ठीक ठाक खड़ी थी। मेरे शरीर पे कहीं भी चोट के निशान नहीं दिख रहे थे। और अब मैं उस कमरे से निकलकर उस बड़े से घर को देखने लगी थी। ये इतना बड़ा घर था जो कि किसी राजा महाराजा के महल की तरह लग रहा था, परंतु वह पूरा घर खंडर बना हुआ था। मैं इतना सुनसान घर पहली बार देख रही थी। इस घर को देखने के बाद मुझे लग रहा था कि मैं तो यहाँ की हो ही नहीं सकती। फिर मुझे यहाँ पर लेकर कौन आया था। पूरे घर की लकड़ियां काली काली दिख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे इस घर में पहले कभी आग लगी हो, और जिस कारण यह घर देखने में बहुत ही डरावना लग रहा था। मैं उस घर के गेट खोलकर सड़क के किनारे आ गई थी और अपने धुन में चली जा रही थी। मैं कहाँ जा रही थी मुझे कुछ भी पता नहीं था, बस चली जा रही थी, चली जा रही थी। और बाहर का नजारा भी कुछ ऐसा ही खंडर नुमा था। मुझे तो पूरा घर और वहां का इलाका बंजर सा देखने में लग रहा था। बाहर का नजारा देखने के बाद तो मेरे होश ही उड़ गए। चारों ओर मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं था। वहां पर एक भी पेड़ पौधा या फूल नजर नहीं आ रहा था। मुझे अपने सपनों में देखा हुआ रंग बिरंगे फूल तितलियां याद आने लगी और मैं यही सोचने लगी शायद मैं किसी ऐसी जगह से हूँ। फिर थोड़ी देर घूमने के बाद फिर से मैं उस घर के अंदर आ गई थी। आखिर मैं जाती भी तो कहाँ जाती, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। और फिर अभी मैं आकर कमरे के बेड पर बैठी ही थी। उसी समय एक 25 साल का हट्टा कट्टा और जवान युवक मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैं उसे हैरत भरी नजरों से देखने लगी। अभी मैं उसे देख ही रही थी कि वह मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे कहने लगा, शालिनी तुम्हें होश आ गया, तुम्हें सब कुछ याद आ गया। और फिर यह कहकर वह मेरा हाथ पकड़ने लगा, परंतु मैंने उससे अपना हाथ छुड़ा लिया और मैंने पूछा कि कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम मुझे कैसे पहचानते हो। तो फिर वह मुझसे कहने लगा, तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ, क्या तुम मुझे नहीं पहचान रही हो? मैं हूँ तुम्हारा पति आकाश। मैंने उससे कहा, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? परंतु वह मेरी बातें सुने बिना मेरे पास आने लगा और फिर वह मेरे इतने करीब आ गया कि उसकी गरम गरम सांसें मेरी सांसों से मिलने लगी थी। मैंने उससे कहा कि तुम मेरे करीब मत आओ, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ और जरूर तुमने मुझे किडनैप किया है और मुझे कुछ ऐसा नशा खिला दिया है कि मैं सारी चीजों को भूल चुकी हूँ, और जिस कारण तुमने मुझे यहाँ पर कैद करके रखा है। और फिर मैं उसे धक्का देकर दौड़ते हुए इस घर से निकलकर रोड पर आ गई और उस सुनसान सड़क पर दौड़ने लगी। मैं पागलों की तरह दौड़ी चली जा रही थी। मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। और काफी दूर दौड़ने के बाद जब मेरा गला सूखने लगा और मैं बेहोश होकर गिरने ही वाली थी, तो पीछे से किसी ने मेरे कंधों पे हाथ रखा। और जब मैंने घबराहट से पीछे मुड़कर देखा, आकाश पीछे खड़ा था।
उसके हाथों में पानी का बोतल था। उसने मुझे पानी पीने को दिया, पर मुझे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा, पहले तुम पियो। वह गुस्से से मेरी ओर देखा, फिर पानी पी गया। उसके बाद फिर मैंने भी पानी पी ली, क्योंकि मुझे बहुत ही जोर से प्यास लगी हुई थी। पानी पीने के बाद वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर में वापस ले आया और मुझसे कहा, यहाँ से दोबारा भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं है, और अगर तुमने भागने की कोशिश की या फिर अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और यह कहकर वह मेरे कमरे से बाहर चला गया था। मैं फिर से उस बड़ी सी घर को, उस कमरे को, अकेले बेड पर पड़ी हुई थी, और अब मेरी जान निकली जा रही थी। अब मुझे यहाँ पर डर लग रहा था कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा, यह नौजवान मेरे साथ क्या करेगा। कि तभी एक औरत मेरे पास आई। शायद वो उस घर की नौकरानी थी। मुझे देखते ही कहने लगी, छोटी मालकिन, आप ठीक तो है ना? उसकी बात सुनकर मुझे हैरत का ठिकाना ना रहा। आखिर वो मुझे कैसे जानती है और मुझे छोटी मालकिन क्यों कह रही है? मैंने उसे अपने पास बिठाया और उससे पूछने लगी, तुम मुझे छोटी मालकिन क्यों कह रही हो? यह बात सुनकर वह काफी हैरत भरी निगाहों से मुझे देखने लगी। कहने लगी, आप क्या कह रही हैं? छोटी मालकिन, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं कमलावती हूँ। फिर मैंने उससे कहा कि नहीं, मैं पिछली जिंदगी की सारी बातें भूल चुकी हूँ और मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। अब तुम ही मुझे बताओ कि मैं कौन हूँ। तुम्हें तो सब पता है मेरे बारे में। तब तक वह मुझसे कहने लगी, उस दुष्ट ने सब चीज खराब कर दिया और आज उसी के कारण आपकी यह हालत हुई है। और फिर इतना कहकर वह औरत मेरे कमरे से बाहर चली गई और न जाने कहाँ गायब हो गई, क्योंकि मैं उसके पीछे पीछे उससे और बातें करने के लिए जा रही थी। परंतु वह अचानक से कहाँ चली गई मुझे पता ही नहीं चला। तभी वह आदमी, जिसका नाम आकाश था और जो अपने आप को मेरा पति बता रहा था, कमरे के अंदर आ गया और कहने लगा, तुम किससे बातें कर रही थी? तब मैंने कहा, नौकरानी मुझसे मिलने आई थी। मेरी बात सुनते हुए जोर जोर से हंसने लगा। उसका यूं हंसना मुझे एक जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैं बोली, तुम इस तरह मेरी बातें सुनकर क्यों हंस रहे हो? तो वह हंसते हुए मुझे कहने लगा कि इस घर में तो कोई नौकरानी ही नहीं है। मुझे लगता है कि तुम अपने आप से बात कर रही थी। उसकी यह बात सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए और मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि मैंने तो नौकरानी को अपनी आंखों से देखा था। तभी अचानक आकाश मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़कर मेरे कानों में कहने लगा कि तुम घबराओ मत, क्योंकि तुम काफी दिनों से कोमा में चली गई थी, इसलिए पिछली जिंदगी के बारे में तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं तुम्हारे बिना इतना दिन तक तड़पता रहा, पर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं तो कब से तुम्हारे होश में आने का इंतजार कर रहा था, और अब जब तुम ठीक हो गई हो तब बिना देर के मेरे पास चली आओ, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ। फिर मैंने उससे कहा, देखो मुझे कुछ भी याद नहीं है और तुम मुझे इस तरह हाथ मत लगाओ। लेकिन आकाश कहाँ मानने वाला था। वह तो जज्बाती हो चुका था और अब उसे समझाना या कुछ कहना दोनों मेरे लिए बेकार साबित हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने आप को आकाश से कैसे बचाऊं, क्योंकि वह तो रुक ही नहीं रहा था और बार बार मुझसे कह रहा था, अब मुझसे रुका नहीं जा रहा है। और फिर जैसे वो मेरे करीब आने लगा, मैं तो बहुत ही डर गई। और फिर मैंने उससे कहा कि मैं मात्र 17 साल की हूँ और तुम इतने बड़े हो, मेरे पति कैसे हो सकते हो? मेरा तो डर के मारे गला ही सूखने लगा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं इस नौजवान आदमी को कैसे अपना पति मान लूं, क्योंकि मेरा दिमाग तो खाली था और मुझे कुछ भी याद नहीं था। और फिर वह आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आने लगा। मैंने उस समय सफेद कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। वह पहले मेरे पास आया और मुझे पकड़कर बेड पर पटक दिया, और जैसे ही मैंने चिल्लाने की कोशिश की तो वो कहने लगा, यहाँ तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं और तुम ही हो। आज कोई तीसरा हम दोनों के दरमियान नहीं आ सकता है। इस पल का मैंने बहुत ही इंतजार किया है। मैं उस दिन से ही तुम्हारे पीछे पागल था, जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। मैं तुम्हें बहुत ही प्यार करता हूँ और अब उस प्यार को असली मुकाम तक पहुँचाने का समय आ गया है। इतने दिनों से मेरे अंदर जो आग लगी हुई है, आज मैं उसे बुझाकर ही रहूंगा। तुम चाहे जितना चीख लो, चिल्ला लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं चाहता तो तुम्हें बेहोशी में भी अपना बना सकता था, लेकिन नहीं, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी, इसलिए मैं तुम्हारा ठीक होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन अब मुझे और इंतजार नहीं होगा। और फिर वह मेरे पैरों पर से कपड़ा हटाकर अपने मजबूत हाथों से होले होले मेरे पैरों को छूने लगा और मेरे करीब आने लगा। उसके इस तरह के छूने के कारण मेरी सांसें तेज तेज चलने लगी
और वो आहिस्ता से मेरे पैरों को नीचे से ऊपर तक चूमने लगा और कहने लगा, तुम सिर्फ मेरी हो, इस जन्म में भी और सातों जन्म में भी। आज मैं तुम्हें वो प्यार दूंगा कि तुम मुझे सातों जन्म तक ना भूल पाओगे, और बस मैं ही तुम्हारे दिल और दिमाग पर छाया रहूंगा। तुम जब जब आंखें खोलोगी या फिर बंद करोगी, बस मुझे ही याद करोगी। आज मैं तुम्हें उस हसीन दुनिया में ले जाऊंगा जहां से आने का तुम्हारा मन ही नहीं करेगा। यह वह दुनिया है कि तुम्हारी आत्मा तो यहाँ रहेगी, पर तुम्हारा मन हमेशा उसी दुनिया में रहेगा। अब तुम भी अपने आप को मुझे सौंप दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे बीच संबंध बने वह सहमति के साथ बने, और तुम मेरा पूरा पूरा साथ दो। परंतु मैं थी कि बार बार उससे बचने की कोशिश कर रही थी, परंतु उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं उसकी गिरफ्त से बाहर ही नहीं आ पा रही थी। और अब मेरे पैरों से चुम्बन लेते हुए मेरे ऊपर तक आ गया और मेरे नाजुक ओठों को जोर से किस करने लगा। मैं तो उसके सामने बिल्कुल अचेत अवस्था में पड़ी हुई थी, और अब उसका इस तरह किस करने से मैं धीरे धीरे उसके रंग में रंगने लगी थी, क्योंकि वह इस तरह से मुझे प्यार कर रहा था कि ना चाहते हुए भी मेरा पूरा अंग उसके लिए तड़पने लगा था। और अब मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि थी तो मैं भी एक जवान लड़की, और मुझे पहली बार इस तरह का एहसास हो रहा था। मेरे लिए यह सब बहुत ही नया था। अब उसकी नजदीकी मुझे अच्छी लगने लगी थी, और अब मैं चाहती थी कि वह मुझे इतना प्यार करे कि मैं भूल जाऊं कि मैं किसके साथ हूँ। और अब मैं भी उसके शरीर को निहारने लगी। उसका पूरा बदन गठीला और गोरा था। वह एक लंबा चौड़ा शरीर वाला जवान लड़का था। उसके चेहरे पर तेज थी, ऐसा लग रहा था कि वह भी कोई रईस खानदान का ही होगा। उसकी मूछें बड़ी बड़ी थी, और उसकी आंखों में मुझे अपना बनाने की लालसा साफ दिखाई दे रही थी। अब मैं उसका विरोध नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे अब वह सब अच्छा लगने लगा था। मैं भी अब उस अनुभव को पा लेना चाहती थी। जब उसने देखा कि अब मैं भी आस्ते आस्ते इस सब के लिए तैयार हो रही हूँ, तो उसके अंदर मुझे इस तरह देखकर न जाने कौन सी ताकत आ गई कि उसने एक बार में ही मुझे बेड पर से उठाकर अपने सीने से जोर से चिपका लिया। और अब मैं भी वह जैसा कह रहा था मैं उसका साथ दे रही थी, क्योंकि यह तो जिस्म की भूख थी जो कि बिना एक दूसरे में समाये शांत नहीं होने वाली थी। उसके अंदर इतनी ताकत थी कि मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं थी। अब वह अपने आगोश में भरकर मेरे चेहरे पर चुंबन की बौछार करने लगा, और वह एक एक करके मेरे कपड़ों को मेरे जिस्म पर से हटाने लगा। अब मैंने उसकी आंखों में एक ऐसी चमक देखी जिसे देखकर लग रहा था कि वह अपने मंजिल के बहुत ही करीब है। कपड़े हटाने के बाद वह मेरे पीठ को सहलाने लगा। फिर जैसे ही उसकी हाथ मेरे सीने के पास आई, उसके हाथों में कुछ चुप सा गया। वह तो उस समय होश में नहीं था, बल्कि मुझे पूरी तरह से अपना बना लेने के लिए पागल हो रहा था। लेकिन उसे कोई जल्दीबाजी नहीं थी। वह चाहता था कि मैं भी पूरे तन मन से उसका साथ दूं। मेरे गले में एक माला थी, और उसमें एक लाल कलर का लॉकेट था, जो कि अब मेरे खुले जिस्म पर चमक रही थी। जैसे ही उसकी नजर उस लाल लॉकेट पर पड़ गई, उसे देखते ही वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और मुझे धक्का देकर अपने से दूर कर दिया। कुछ देर पहले जो मुझ में समा जाना चाहता था, अभी उसने खुद अपने हाथों से मुझे धक्का देकर अपने से अलग कर दिया था। उसके इस तरह करने से मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर वह चीखने चिल्लाने क्यों लगा, और उसने मुझे अपने से दूर क्यों कर दिया। और वह मेरे पैर पकड़कर कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने बहुत ही लोगों का दिल दुखाया है। और फिर यह कहकर वह कमरे से दौड़ता हुआ बाहर चला गया। आखिर उसने ऐसा क्यों रिएक्ट किया, मैं समझ नहीं पा रही थी। कुछ देर इस तरह रहने के बाद अब मैं भी बेड की चादर अपने शरीर पर लपेटकर बाथरूम चली गई, और वहां के शीशे में अपने आप को निहारने लगी। अचानक से मुझे याद पड़ रहा था कि कुछ देर पहले तो वह बहुत ही उत्साहित होकर मेरे जिस्म के साथ खेल रहा था, और जैसे ही उसकी नजर मेरे लॉकेट पर पड़ी, वह मुझसे दूर होकर माफी मांगने लगा। आखिर इस लॉकेट में क्या है, और मेरे गले में पड़े होने के कारण मैं उसे ठीक से देख नहीं पा रही थी। शीशे में उस लॉकेट को ठीक से देखने के लिए अब मैंने शीशे के सामने चादर को अपने जिस्म पर से हटाया, और अब जब मैंने अपने पूरे जिस्म को गौर से देखा, तो मैं भी अचंभित रह गई, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मैंने अपने आप को देखा था। मेरा पूरा खुला जिस्म चांदी की तरह चमक रहा था। मेरी दो बड़ी बड़ी आंखें, लंबे काले कर्ली घने बाल, मेरी लंबी नाक, और उस पर मेरी फूलों की पंखुड़ियों जैसी ओठ। मुझे देखकर तो कोई भी अपना आपा खो सकता था, क्योंकि मैं सचमुच में बहुत ही खूबसूरत थी, और उस पर मेरी यह जवानी किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी।
मेरे रंग रूप को देखकर मुझे एहसास हो रहा था कि मैं जरूर इस बड़े घर की मालकिन हूँ। तभी वो बूढ़ी औरत मुझे छोटी मालकिन कह रही थी। अब तो मुझे भी अपने आप से प्यार होने लगा था और मैं समझ गई थी आखिर वह युवक मुझे देखकर क्यों पागल हुए जा रहा था। मुझे तो अपना बनाने के लिए कोई भी अपना आपा खो सकता है। और अब मेरी नजर जब मेरे सीने के बीचों बीच पड़ी उस लॉकेट पर गई तो मैंने उसे बड़ी गौर से देखा। वो लॉकेट कोई खानदानी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस लॉकेट में कोई दिव्य शक्ति है जो कि मुझे अपने आप को ही अलग एहसास करवा रही थी। मैंने उस लॉकेट को चूम लिया और जैसे ही मैंने उसे चूमा मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे अंदर कोई ताकत सी आ गई है। और फिर मैंने बाथरूम से बाहर आकर अपने पूरे कपड़े फिर से पहन लिए, जैसे कि आकाश ने मेरे जिस्म से निकाल कर बेड के नीचे फेंक दिया था। फिर मैं जब कमरे से बाहर निकलकर हॉल की तरफ आई कि आखिर आकाश कहाँ गया जो मुझे मेरा पति बता रहा था, और लॉकेट देखकर कमरे से बाहर इस तरफ भाग गया था। मैंने उस घर के आसपास के इलाके में उसे ढूंढना स्टार्ट किया क्योंकि अब मुझे इस बारे में पता करना था आखिर उसने ऐसा क्यों कहा। अब यह बुद्धि सुलझनी चाहती थी। एक बार तो मेरे दिमाग में यह आया कि आकाश को लाल रंग से एलर्जी तो नहीं है। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर उसका कहीं अता पता ना था। अब मैं इस घर को अच्छे से छानबीन करने लगी। उसी समय मुझे घर के अंदर ही एक तहखाना दिखाई दिया। फिर मैं सोचने लगी कहीं यह वह नौकरानी और आकाश इस तहखाने से ही तो नहीं चले गए। जब मैं भी उस तहखाने के पास पहुंची तो वहां मुझे एक सुरंग सा नजर आया और उस सुरंग को देखकर मेरी हालत का ठिकाना नहीं रहा। अब मैंने सोच लिया था कि मैं सच्चाई का पता लगाकर ही रहूंगी। यह सच्चाई मुझे आकाश खुद अपने मुंह से बताएगा। मैं कमरे में आकर आकाश का इंतजार करने लगी थी। काफी देर बाद जब वो कमरे में आया वह पसीने से बिल्कुल लथपथ था और मेरी तरफ उदास भरी नजरों से देख रहा था और चुपचाप खड़ा था। मुझे ऐसा लगा कि अब कुछ बोलेगा, परंतु उसने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। और अब मैं खुद ही उसके करीब चली आई, उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पे बैठा दिया। आकाश को तो यकीन नहीं हो रहा था कि मैं हूँ। कल तक जो लड़की उसे देखकर भाग रही थी आज वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा रहे थे। मैंने आकाश से पूछा, तुम उस लॉकेट को देखकर क्यों भाग गए थे? मुझे सच्चाई बताओ। परंतु वह था कि मुझे कुछ पता ही नहीं रहा था और अब मुझे सच्चाई का पता किसी भी हाल में लगाना था। और आकाश ही एक वो मोहरा था जो कि मुझे मेरी सच्चाई बता सकता था। जब काफी देर तक आकाश ने मुझे कुछ नहीं कहा तब मैंने सोचा कि अब मुझे अपना रूप का जादू दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि औरतों के पास एक ऐसा हथियार है जिसके आगे अच्छे से अच्छे शूरवीर घुटने टेक देते हैं। और अब मैंने भी इसी हथियार को इस्तेमाल करना चाहा, क्योंकि मैं यहाँ पे बिल्कुल अकेली थी और अब मुझे अपने बारे में सारी हकीकत पता करनी थी। मैं कौन हूँ? मैं आकाश के और करीब चली गई और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर आहिस्ता आहिस्ता दबाने लगी। मैंने उससे कहा कि मुझे अब एहसास हो गया है कि सच में तुम ही मेरे पति हो। मैं तुम्हारे स्पर्श को भूल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे स्पर्श में वो जादू था, उसने मुझे मजबूर कर दिया है यह समझने में कि अब तुम ही मेरे सब कुछ हो। तुम उस समय मुझे बीच मझधार में छोड़कर चले गए और तुमने यह भी नहीं सोचा कि मैं ये सब कैसे बर्दाश्त किया। एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, परंतु उसे कोई इस तरह तड़पा कर छोड़ दे वो यह बर्दाश्त नहीं कर सकती है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे और मेरी आत्मा को तृप्त कर दो। मैं उसी पल को से तुम्हें अपना सब कुछ मान लिया था, लेकिन मैं अब यह भी चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी बनने से पहले मैं तुम्हारे बारे में और अपने बारे में सभी चीजें सच सच जान लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे प्यार में किसी तरह का कोई धोखेबाजी हो। मैं तुम्हें अपने आप को सहमति के साथ सौंपने के लिए तैयार हूँ। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, क्योंकि किसी भी काम करने में अगर दोनों की सहमति हो तो उस काम को करने में जो आनंद का एहसास होता है वह एक अलग तरह का ही होता है। मैं जानती हूँ कि तुम जब चाहो मुझे पा सकते हो, क्योंकि तुम काफी ताकतवर हो और मर्द हो, परंतु किसी को पाना और किसी को सहमति के साथ पाने में बहुत ही अंतर होता है। अब मैं आकाश के सामने अपने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए थे और मुझे पूरा यकीन था कि वह मेरी बातों में आ जाएगा। आकाश चुपचाप मेरी बातें सुनता रहा। मुझे ऐसा लगने लगा कि उसके दिमाग में मेरी बातों का असर हो रहा है। और फिर जैसे ही मैं उसके गले में अपनी बाहों का माला डालने लगी वह कहने लगा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तो फिर अब मैंने उससे कहा, तो मुझे सच सच बताओ, क्योंकि मैं अब होश में आ गई हूँ। मेरे दिमाग में तो हजारों सवाल चल रहे थे और अब पूरी तरह से सच निकलवाने के लिए मैंने अपने गले का लॉकेट उसके सामने रख दिया।
उस लॉकेट को फिर से देखते उसके चेहरे पर बेबसी साफ नजर आने लगी। फिर वह बोला कि मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ, बस तुम ये लॉकेट मेरे पास से हटा दो। उसने कहा, तुम अभी जहाँ पर हो, यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव हुआ करता था। गांव में रंग बिरंगी फूलों, तितलियों के चारों तरफ हरियाली, बाग बगीचा और एक बहुत ही सुंदर सा कलकल करता पहाड़ी से गिरता हुआ झरना था। और ये जो घर जहाँ पर अभी हम लोग हैं, ये कोठी इस गांव के बीचों बीच में बना हुआ है। एक दिन मैं शहर से घूमता हुआ इस गांव में आया तो मुझे गांव बहुत ही अच्छा लगा। कुछ दिन रहने के बाद मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं इस गांव से जाऊं, फिर भी मुझे जाना तो था ही, क्योंकि शहर में मैं कारोबार करता था। शहर नहीं जाने के कारण मेरा बहुत ही नुकसान हो रहा था। मैं यहाँ पर फार्म हाउस में रुका हुआ था। सभी लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे थे और सभी लोगों ने मेरी बहुत ही सेवा की थी। मैं शहर जाने की तैयारी करने लगा और जब मैं तांगा पर बैठकर शहर की ओर जा रहा था, मेरा तांगा इस कोठी की तरफ से होकर गुजरा और फिर मैंने देखा कि तुम इस कोठी के खिड़की पर खड़ी थी। तुम्हारे हाथों में एक बहुत ही सुंदर सा खरगोश का बच्चा था और जैसे ही मेरी नजर तुम पर पड़ी, मैं तुम्हें देखता ही रह गया। मैंने अपना तांगा रुकवाकर तांगे वाले को जाने के लिए कह दिया और फिर बिना पलक झपकाए तुम्हें एकटक निहारे जा रहा था। थोड़ी देर बाद जब तुम्हारी नजर मुझ पर पड़ी, तब तुम भी मुझे देखकर हंसने लगी और तुम्हारे हाथों में जो वह खरगोश का बच्चा था, वह दौड़कर मेरे पास चला आया और तुम परेशान हो गई। मैं तुम्हें परेशान देख न सका और फिर मैंने उस खरगोश के बच्चे को अपने गोद में उठाकर तुम्हें दे दिया। सभी लोग तुम्हें इस कोठी में छोटी मालकिन कहकर पुकार रहे थे। तुम्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरी मंजिल शहर में नहीं बल्कि इस कोठी पर आकर ही खत्म हो गई है। जैसे ही तुमने मेरी गोद से वह खरगोश का बच्चा लिया, तुम्हारे हाथों का स्पर्श ने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया। मैं सब कुछ भूल गया कि मैं कहाँ जा रहा था। थोड़ी देर बाद जब मुझे एहसास हुआ कि मैं तो कहीं जा रहा था, तो फिर मैंने अपना जाने का प्रोग्राम खत्म कर दिया। मैंने सोच लिया था कि मैं इस गांव में ही बसूंगा और तुमसे शादी करूंगा, क्योंकि अब तुम ही मेरी दुनिया बन चुकी थी। अगर तुम मुझे नहीं मिलती तो मैं मर जाता। सोते जागते उठते बैठते बस मुझे तुम्हारा ही ख्याल आता था। मेरे दिमाग में हर समय यह बात रहती थी कि कैसे तुम मेरी हो जाओ। शायद तुम इस गांव की मुखिया की बेटी थी। मैंने तुम्हारे पिताजी के सामने आकर तुमसे शादी करने का प्रस्ताव रखा, परंतु वो नहीं माने। मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी बेटी को बहुत ही खुश रखूंगा, क्योंकि मैं उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करने लगा हूँ। मेरे मुंह से इस तरह की बातें सुनना था कि तुम्हारे पिताजी ने मुझे गुंडे बुलाकर गांव से बाहर करवा दिया और उन्हें तुम्हारी शादी कहीं और करने का फैसला लिया। इस बात से मैं इतना क्रोधित हो गया कि मुझे यह बर्दाश्त नहीं होने लगा था कि तुम किसी और की हो जाओ। अगर तुम मेरी ना हो सके, मैं तुम्हें किसी और के होते हुए भी नहीं देख सकता था। फिर मैंने रातों रात यह फैसला लिया और पैसों की तो मुझे कोई कमी थी नहीं। मैंने रातों रात ढेर सारे आदमियों को इकट्ठा किया और फिर इस पूरे गांव में आग लगाकर सारी चीजों को नष्ट कर दिया। इस गांव की खूबसूरती हरियाली सब खत्म कर दिया। यहाँ की मिट्टी बंजर भूमि बन गई। गांव के सारे लोग तो जान बचाकर भाग निकले थे, परंतु मैंने तुम्हें भागने नहीं दिया और तुम्हारे पास आकर तुम्हें लेकर उस तहखाने की सुरंग के जरिए इस कोठी से बाहर आ गया, क्योंकि मैंने सोच लिया था अगर अब मुझे मरना भी होगा, मैं तुम्हारे साथ ही मरूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। इतना ज्यादा प्यार कि शायद ही दुनिया में कोई तुमसे करता होगा। और नियति का खेल देखो, सुरंग से बाहर निकलते ही धुएं के कारण तुम बेहोश हो गई और गहरी नींद में चली गई। पूरे 1 साल तक तुम गहरी नींद में सोई हुई थी। मैंने तुम्हारा ख्याल रखा, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दे सकता था। आखिर तुम ही मेरी दुनिया थी और अब जब तुम्हें होश आया, तब तुम सब कुछ भूल चुकी थी और फिर मैं तुम्हारा पति बनकर तुम्हारे सामने आ गया। अब मैंने कहा, मेरे गले का लॉकेट देखकर फिर तुम क्यों घबरा गए? तो उसने कहा, मुझे अपने बुरे कर्म याद आ गए। मुझे लगने लगा कि मोहब्बत किसी से जबरदस्ती नहीं की जा सकती है, और उस समय जब मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती वह सब करने लगा तो मेरी आत्मा मुझे धिक्कारने लगी। लेकिन मैं क्या करता, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पहले भी मैं तुम्हारे प्यार में इस कदर अंधा हो गया था। मैं एक हंसता खेलता गांव और परिवार को खत्म कर दिया। मेरी आत्मा मुझे धिक्कारने लगी और कहने लगी, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। और फिर उस समय मैं फिर से वही गलती करने वाला था और मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती संबंध बनाने वाला था। मुझे जब ये सब बातें याद आने लगी, तब मैंने तुमसे माफी मांगी और वहां से चला गया।
लेकिन चाहे मैं जो भी गुनाह किया हो, परंतु मेरी मोहब्बत सच्ची थी। अगर तुम मुझे अपना लो तो हम दोनों अपनी मोहब्बत से इस गांव को दोबारा बसा सकते हैं और फिर सारे लोग वापस भी आ जाएंगे। पूरी सच्चाई सुनने के बाद और आकाश की आंखों में अपने लिए सच्ची मोहब्बत देखने के बाद मैंने उसे माफ कर दिया और अब मैं भी सच में उससे प्यार करने लगी थी, क्योंकि एक औरत को और क्या चाहिए। अगर उसे सच्चा प्यार करने वाला साथी मिल जाता है, उसके जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। वह अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत समझती है। और फिर मैं और आकाश ने मिलकर कड़ी मेहनत के बाद उस गांव को हरा भरा कर दिया और अब इस गांव में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखती थी। बंजर जमीन भी अब सोना उगलने लगी थी। एक एक करके गांव वाले फिर से वापस लौट कर आने लगे। मैंने पूरे मन से आकाश को माफ कर दिया था, परंतु आकाश को अभी भी अपनी गलती का पछतावा होता रहता था। लेकिन मेरे प्यार ने उसे एक नई दिशा दी। उसने गांव में बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए। अब वह सभी की मदद करता, जरूरतमंद को हमेशा मदद करता। और आज साल भर के बाद मेरी भी याददाश्त पूरी तरह से वापस आ गई और अब मैं और आकाश दोनों ही एक साथ खुशी खुशी प्यार से इस गांव में रह रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।